Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे so that you never miss the important part. There will be 50 to 55 lectures of 30 to 35 minutes each. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊँ वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र. सो वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. ठीक है ना, हमने पढ़ लिया था 1919 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 विच वाज आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. अब हम पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन. ठीक है ना, तो आप पेन पकड़ लीजिए, फटाफट पढ़ना शुरू करेंगे. इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में मैं दे चुका हूँ, जस्ट इसके पहले वाला. तो अगर आपको जानना है तो वो आप पहले अच्छे से वो वाला लेक्चर देख लीजिए और आपको रिवाइज करना है एक बार कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं. तो वो सब आप पिछले लेक्चर की स्टार्टिंग में देख लीजिए. राइट, सो लेट्स कंटिन्यू. द 1919 एक्ट ऑफ द The 1919 Act had provided that the Royal Commission would be appointed 10 years after the Act to report its working. 1919 Act के 10 साल बाद एक रॉयल कमीशन सेटअप करी जाएगी, ये बोल रहे हैं. In November 1927, 2 years before the schedule, the British government announced the appointment of such commission, the Indian Statutory Commission. Indian Statutory Commission जिसको बोलते थे. The commission submitted its report in 1930. It recommended diarchy to be abolished, responsible government to be extended in the provinces, and a federation of British India and princely states to be established, and the communal electorate be continued. ये सारे इसके रिकमेंडेशन हम पढ़ चुके हैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हैं इनसे, है ना. PYQ जो हैं ऑलरेडी डन. ठीक है ना, ऑलरेडी डन, आप याद रखेंगे. ओके, जब आप रिवीजन करेंगे आपको दिख जाएंगे. रिवीजन ही पॉलिश होएगा. ठीक है. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर कॉल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंसीडर द प्रपोजल. सब्सिक्वेंटली अ वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स was published by the British government in March 1933 containing provisions for the federal setup and provincial autonomy. A joint committee of House of the British Parliament was set up under Lord Linlithgow to further consider the schemes. किसके अंदर? लॉर्ड लिनलिथगो के अंदर, under Lord Linlithgow. Its report submitted in 1934 said that the federation would be set up if at least 50% of the princely states were ready to join it. ठीक है, इस 1930 में फेडरेशन को बनाएंगे अगर 50% ज़्यादा स्टेट्स उसमें ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देते हैं. ठीक है, कम से कम 50 और उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है ना. ओके, एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रिंसिपल. ठीक है. द बिल प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू बिकम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत मेजर रिफॉर्म है. ठीक है ना. ठीक है, यूपीएससी वगैरह में मल्टीपल टाइम 4 में 10 में. ठीक है, स्टेट पीएससीज में मल्टीपल टाइम. ये देखिए आप, झारखंड स्टेट, यूपी, बिहार, हर जगह कहाँ नहीं पूछा गया है. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ऑल्दो पूरा सेक्शन 3 स्टार मार्क था, 3 स्टार मार्क है क्योंकि इसमें बार बार पूछ रहे हैं. ठीक है ना. ओके, वर्क करने में कोई हर्ज नहीं है. चलिए पढ़िए भाई, क्या पढ़ना है अपन को. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द एक्ट विथ 321 आर्टिकल्स, 321 आर्टिकल थे, एंड 10 शेड्यूल्स contemplated the establishment of all India Federation with the governors, provinces and chief commissioners, provinces and those Indian states which might accede to be united were to be included. The ruler of each princely states willing to join was to sign an instrument of accession. princely states को sign करना पड़ेगा, mentioning the extent to which authority was to be surrendered to the federal government. Diarchy rejected by the Simon Commission was provided for in the federal executive. ठीक है ना, provided in the federal executive. The federal legislature was to have
टू चैम्बर्स, कौन से फेडरल लेजिस्लेचर में क्या होगा, दो चैम्बर होंगे, कौन से होंगे, बाइकैमरल होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस वाज टू बी अ परमानेंट बॉडी, ठीक है ना। फेडरल लेजिस्लेचर में दो चीज़ें बनाई गई, दो चैम्बर्स बनाए गए, यानी कि बाइकैमरल असेंबली क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाई एंड द फेडरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस बोलते थे, वो एक परमानेंट बॉडी बना दी गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन आया था, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे 31 ज्वाइंट सेटिंग का। इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द हाउस देयर वर टू बी 3 सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट लिस्ट कौन सी थी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी और करंट लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, और रेसिड्यूरी पावर लेजिस्लेटिव पावर वर टू सब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर जनरल, ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल के पास था रेसिड्यूरी पावर, ठीक है ना, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इवन इफ अ बिल, यही पीवीएस है, ठीक है ना, इवन इफ द बिल वॉज पास्ड बाय द फेडरल लेजिस्लेचर excuse me, even if the bill was passed by the federal legislature, the governor general could veto भी कर सकते हैं, governor general could veto it, while even act ascended to by the governor general could be disallowed by the king in council. Hierarchy in the provinces was abolished, hierarchy was abolished and the provisions were given autonomy. दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, इसलिए देखिए डायरेक्टरी भी हटा दी है, अथॉरिटी ऑटोनॉमी भी दे दी है, प्रोविंसेस वर गिवन ऑटोनॉमी, है ना, तो सेंट्रलाइजेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट वॉज अबॉलिश्ड, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट वर अबॉलिश्ड एंड फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड सब्जेक्ट टू द सर्टेन सेफगार्ड्स। प्रोविंसेस डिराइव्ड देयर पावर एंड अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, प्रोविंसेस की अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। दे वर गिवन द इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर एंड रिसोर्सेज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुड बोरो मनी ऑन देयर ओन स्क्रूटनी, provincial legislature were further expanded, bicameral legislature were provided in the 6 provinces of, कहाँ है bicameral legislature, 6 provinces में है, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड असम, कहाँ आया, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड असम, तो ये पूरा बिहार, पहले तो ऐसे याद कर लीजिए, मद्रास और बॉम्बे, है ना, पूरा वेस्ट कोस्ट समझ लीजिए आप, वेस्ट साइड में आएगा मद्रास और बॉम्बे का, और ईस्ट में कौन सा, ये सारा लगा हुआ है, यूपी, बंगाल, बिहार, असम, सारा लाइन्स है ना, ऐसे यूपी, बंगाल, बिहार, असम, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड वेटेज वर फर्दर एक्सटेंड, कम्युनल इलेक्टोरेट फर्दर एक्सटेंडेड, अब से क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह को, एंग्लो इंडियंस को किस में दे दिया था, तो उसमें एक्सटेंड किया था 33 में, उसको एक्सटेंड किया 19 में इसको लेके आए थे, फिर 1909 में सबसे पहले मुस्लिम को दिया, फिर 1999 सबको 6 क्रिश्चियन मिशनरीज को, अब और इसको एलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, 35 के एक्ट में। फ्रेंचाइज वर एक्सटेंडेड, फ्रेंचाइज को भी एक्सटेंड किया, पहले किस लिमिटेड लोगों के लिए थे, वेल्दी और एजुकेटेड और इन सब के लिए थी, अब इनके लिए फ्रेंचाइज कैसे बढ़ाएंगे, 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को हम वोटिंग राइट्स देंगे, गेटिंग द राइट टू वोट। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड द फेडरल कोर्ट, अ फेडरल कोर्ट बनेगा, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1937 में बना, एक्ट में था 35 के, लेकिन 1937 में बना, विद ओरिजिनल एंड एपिलिएट पावर्स, ये उस टाइम पे भी थी ओरिजिनल एपिलिएट पावर, ठीक है, अब बाय अपील के थ्रू, ओरिजिनली मतलब डायरेक्ट भी ले सकते हैं हमारे, ठीक है, टू इंटरप्रेट द 1935 एक्ट एंड सेटल इंटरस्टेट डिस्प्यूट, बट द प्रीवी काउंसिल इन लंडन वॉज टू डोमिनेट दिस कोर्ट। द इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, द इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज अबॉलिश्ड, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज अबॉलिश्ड 35 के एक्ट में, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन इज एज विजुअलाइज्ड इन द एक्ट नेवर केम इनटू बीइंग, ऑल इंडिया फेडरेशन अभी जो उन्होंने सोचा था कि बनाएंगे, लेकिन नेवर केम इनटू बीइंग, आई नहीं, बिकॉज अपोजिशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्टीज इन इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी in April 1, 1937, but the central government continued to govern in accordance with the 1919 Act, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात तो करी गई थी, ठीक है ना, नेवर केम इनटू बीइंग, ठीक है। अब क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी गई लेकिन कभी नहीं आया, बट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी 1 अप्रैल 1937 से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय अकॉर्डिंग्स विद द 1919 एक्ट, ठीक है, with the minor amendments. The operative part of Act of 1935 remained in force till अगस्त 15, 1947 तक चला ये वाला एक्ट, लास्ट तक, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, फिर हमने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किया, ठीक है, ओके। The 1935 Act, excuse me, the 1935 Act was an endeavor to give India as a written constitution. Even though Indians were not involved in its creation,
and it was a step towards complete responsible government in India. However, the act provided a rigid constitution with no possibility of internal growth. Rigid constitution with no possibility of internal growth. Right of amendment was reserved for the British Parliament. Right of amendment किसके पास था? British Parliament के. Extension of the system of communal electorate and representatives of the various interests promoted separatist tendencies. Culmination in the partition of India. Last में जाके partition ही करना पड़ गया. In 1935 Act was condemned by nearly all sections and unanimously rejected by Congress. The Congress demanded instead convening of a constituent assembly elected on the basis of adult franchise to the frame a constitution for independent India. ये कांग्रेस की डिमांड थी. Various other developments took place after 1935 Act. There was the August offer 1940. ये सब पढ़ चुके हैं, सारा पढ़ चुके हैं. Already done. August offer 1940. The Cripps proposal of 1942. The CR formula, the Cripps mission पढ़ चुके हैं. CR formula of 1944. Trying to seek the cooperation of the Muslim League. The Wavell plan of 1945. Cabinet mission plan and the cabinet mission plan. Then came the Mountbatten plan last में 1947 में. ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस मिल जाता है, पता है ना. ओके, ये पढ़ चुके हैं. फाइनली द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. ठीक है ना. यहाँ पे आके फिर लास्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस तक. These developments have been extensively discussed in earlier chapters. ये लिखा हुआ है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. These developments has been extensively discussed in the earlier chapters. The making of constitution of independent India is discussed in the later chapter. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा. मैं बता चुका हूँ, पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये खुद भी बोल रहे हैं. एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट. अगेन नेक्स्ट पार्ट है ये. इसको आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए. पूरे सेक्शन को 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ, यानी कि आपको स्टेट पीएससी यूपीएससी से इस सेक्शन से क्वेश्चन मिल जाएंगे. ठीक है ना, आपको उसी तरीके से पढ़ना है, राइट. आप मिस मत करिएगा अभी कुछ भी पॉइंट्स, क्योंकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 स्टार मार्क किया हुआ है. द सिविल सिस्टम पढ़ते हैं. एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, राइट. The civil services system introduced in India by the East India Company for the benefit of its commercial affairs got transformed into a well-structured machinery to look after the administrative affairs of the acquired territories in India. In fact, in the beginning, the term civil services was used to distinguish the servants of the company engaged in the commercial affairs from the people employed in the military and naval exercise. Gradually, the civil servants were bestowed with other responsibilities and authority. तो आया कॉर्नवालिस रोल. कॉर्नवालिस का क्या रोल था? ठीक है ना. सबसे पहले ये समझ लीजिए कॉर्नवालिस के बारे में कि ऑफकोर्स यूपीएससी वगैरह में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चंस, इनके बारे में क्वेश्चन. ठीक है ना. और यहाँ पे एक का क्वेश्चन और है क्या जो हमें करना चाहिए. ठीक है, वो हम पहले भी कर चुके होंगे कहीं ना कहीं. हाँ, ये वाला रह गया था शायद यूपीएससी का 2023 का. यही क्वेश्चन था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बुलाने लगे थे, कौन से एक्ट में. तो इसी एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बुलाने लगे थे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से याद रखेंगे, राइट. मूविंग ऑन. ओके, कॉर्नवालिस के बारे में कैसे पूछे. कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया किसने स्टार्ट करी थी, या फिर आईसीएस को, जिसको आईसीएस बोलने लगे लेटर. ठीक है, लेटर आईसीएस बोलने लगे थे. तो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, जिसको आईसीएस लेटर बोलने लगे थे. ठीक है ना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है इसके बारे में. कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल 1786-93 थे. वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज सिविल सर्विसेज. ठीक है, तो कॉर्नवालिस थे. ठीक है ना, आप याद रखेंगे सिविल सर्विसेज इन इंडिया. He tried to check corruption through raising the civil servant salary, strict enforcement of the rules against the private trade, debarring civil servants from taking presents, bribes, etc., enforcing the promotions through seniority. Seniority की बेस पे प्रमोशन होगा. ठीक है ना. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है सारा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. यूपी पीसीएस ऑफ कोर्स, स्टेट पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, सब में पूछा. वेलेस्ली रोल, छत्तीसगढ़ पीएससी 2008 का क्वेश्चन है. 1800 वेलेस्ली गवर्नर जनरल फ्रॉम 1798 से 1805 तक. ठीक है, 1798 से 1805 तक वेलेस्ली थे. सेट अप द फोर्ट विलियम कॉलेज फॉर ट्रेनिंग इट्स न्यू रिक्रूट्स. इन 1806 वेलेस्लीज कॉलेज वॉज डिसअप्रूव्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. इंस्टीड द ईस्ट इंडिया कॉलेज वॉज सेट अप एट हेलीबर्ग इन इंग्लैंड टू इम्पार्ट 2 years ट्रेनिंग सेंटर रिक्रूट्स. इंग्लैंड में होने लगी अब ट्रेनिंग रिक्रूट्स की. ठीक है ना. तो वेलेस्ली का यही रोल था कि उन्होंने सेटअप तो किया था बट नहीं हो पाया.
फोर्ट विलियम के लिए, ठीक है। चार्टर बाद में आगे चल के होने लगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, द 1853 चार्टर अभी हम पढ़े थे, मतलब ठीक है पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं वैसे तो। 1853 चार्टर एक्ट एंडेड द कंपनीज पेट्रोनाज enjoying recruitment to be through an open competition henceforth. The Indians, however, open competition, ठीक है ना, पहली बार बात करेंगे ओपन competition 1853 में लाया गया। The Indians, however, were barred from high post from the very beginning. Cornwallis thought every native of Hindustan is corrupt. The Charter Act of 1793 had reserved all posts worth £500 per annum for the covenanted servants of the company, ठीक है ना। The reason of exclusion of Indians were the belief that only the English could establish administrative services serving British interest, the belief that the Indians were incapable, untrustworthy, and insensitive to the British interest, ये means से ज़्यादा important है, the fact that there was high competition among the European themselves for lucrative posts, so why offer them to Indians, ठीक है ना। ये तीन main reason बने। Although the Charter Act of 1833 theoretically threw open services to Indians, the relevant provisions were never really implemented. After 1857, when the Indian claimed a share in higher services, the Proclamation of 1858 declared the British intentions of including the Indians freely and impartially in offices under the civil services. Right? Okay, wait. ठीक है, तो अभी अब पढ़ते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। अब सिविल सर्विसेज के फील्ड में अलग से एक एक्ट आया है 1861 का। दिस एक्ट रिजर्व सर्टेन ऑफिसेज फॉर कोविनेटेड सिविल सर्वेंट्स, बट द एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। रिजर्व भी थी कोविनेटेड सिविल सर्वेंट्स के लिए इन द इंग्लिश लैंग्वेज में थी, बेस्ड ऑन क्लासिकल लर्निंग ऑफ द ग्रीक्स एंड लैटिन। The maximum permissible age was gradually reduced, ठीक है, तो making it difficult for Indians to join from 1859 से, देखिए 23 साल में 59 में था, फिर 22 बनाई 1860 में, 21 बनाई 1866 में, एंड टू 19 1878 में। चाहते ही नहीं थे इंडियंस आए बेसिकली। In 1863 सत्येंद्र नाथ टैगोर became the first Indian to qualify the Indian civil services। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है ना। ये PYQ के क्वेश्चन, ठीक है ना, बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, थोड़ा आप याद रखिएगा, ये पूछ चुके हैं। ओके, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज 1878 से लेके 1879 तक लिटन इंट्रोड्यूस स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज किसकी थी, लिटन की। कोविनेटेड सिविल सर्विसेज थी कॉर्नवालिस, ठीक है। आगे चढ़ के अपन पढ़ेंगे इसको भी अच्छे से। कंसिस्टिंग द 1/6 ऑफ द कोविनेटेड पोस्ट टू बी फिल्ड बाय इंडियंस ऑफ हाई फैमिलीज थ्रू नॉमिनेशंस बाय लोकल गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड वाइस रॉय, बट द सिस्टम फेल्ड एंड वॉज अबॉलिश्ड, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा फिर, है ना। ओके, कांग्रेस डिमांड्स एन एटकिंसन कमेटी, ठीक है, एटकिंसन कमेटी। The Indian National Congress raised the demand after it was set up in 1885 for lowering of age for recruitment and holding the examination simultaneously in India and Britain. The Atkinson Committee on Public Services 1886 में जो बनाई गई थी, उसने क्या बोला, सेट अप बाय डफरिन, है ना, डफरिन थे उस टाइम पे, तो डफरिन ने बनाई। रिकमेंडेड क्या, ड्रॉपिंग द टर्म covenanted and uncovenanted, classification of civil services into imperial Indian civil services examination in England, provincial civil services examination in India, and subordinate civil services again exam in India, and raising the age to 23, है ना। एटकिंसन या फिर एटकिंसन ने ये चेंजेस लेके, बहुत मेजर चेंजेस थे, अच्छे हैं। 1893 the House of Commons in England passed a resolution supporting the holding of simultaneous elections in India. 1893 में simultaneous elections in India and England, but the resolution was never implemented. किम्बल रे, ठीक है ना, किम्बल रे जो थे the Secretary of State थे उस टाइम पे, किम्बल रे said it was indispensable that the adequate number of members of civil services shall always be Europeans। उन्होंने ये बोला था बेसिकली। ऑफ कोर्स मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स ऑफ 1919 ये पढ़ चुके हैं ना अभी, लेकिन फिर से पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से।
The Montfort reforms stated a realistic policy. If the responsible government is to be established in India, the more Indians can employ in public services, the more Indians we employ in public services, the better. ठीक है ना, ये इन्होंने बोला था. Recommended holding simultaneous examinations in India and England, and recommended 1/3 of the recruitments to be made in India itself. ठीक है, recommended that 1/3 of the recruitments to be made in India itself to be raised annually by 1.5%. 1/3 13% आप यहीं से ले लो, उसके बाद धीरे धीरे साल दर साल हम बढ़ाते जाएंगे. ठीक है ना. ली कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. यूपीपीसीएस में पूछ भी चुके हैं ली कमीशन के बारे में, स्टेट पीएससी में, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ली कमीशन रिकमेंडेड दैट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट शुड कंटिन्यू टू रिक्रूट आईसीएस, द इरिगेशन ब्रांच ऑफ द सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग, द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एक्सेट्रा. इनने ये बोला सबसे पहले तो. ठीक है. अब क्या हुआ? The recruitments for the transport field in the recruitments for the transport fields like education, civil, medical services be made by provincial government. Provincial government बनाएगी education, civil, medical needs के लिए. Direct recruitment of to ICS on the basis of 50-50 parity between Europeans and Indians be reached in 15 years. And a public service commission be immediately established. ठीक है ना. Public service commission बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है. इमीडिएटली स्टैब्लिश करो. लेट बी इस्टेब्लिश, तो फिर उसमें लेट डाउन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. बेसिकली नहीं बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ एक, ली कमीशन ने 1924 में. ठीक है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर है. ठीक है. अब आगे बढ़ के पढ़ेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द एक्ट recommended the establishment of a Federal Public Service Commission. Government of India Act 1935 के अंदर आया था. ठीक है. Federal Public Service Commission and Provincial Public Service Commission under their spheres, but the position of control and authority remained in British hands, and the process of Indianization of the civil services did not put effective political power in Indian hands, since the Indian bureaucrats acted as the agent of colonial British rule or colonial rule. ठीक है ना. अब पढ़ेंगे evaluation of civil services under British rule. Just as Indians were systematically excluded from the lawmaking process, lawmaking bodies, they were mostly kept out of the institutions responsible for policy implementation. European supremacy was assured in the civil services as in other spheres of governments. This was done in mainly two ways. पहले क्या था? ठीक है ना. यूरोपियन सुप्रीमेसी की बात हो रही है. कैसे? फर्स्टली, ऑल द इंडियंस हैड बिकम टू एंटर द coveted ranks of Indian civil services ever since 1863, and in the civil services was still extremely difficult for Indians. The entrance examination of the ICS, entrance examination कहाँ होता था? लंदन में, in London, in English medium only, and the subjects included कौन से? Classical Greek and Latin learning. Moreover, the maximum age of the appearance of the examination was reduced from 23 in 1859 to 19 in 1878. ठीक है. Secondly, all key positions of power and authority and those which were well paid were occupied by English. ठीक है. Key positions occupied by the Europeans. Though a slow process of Indianization occurred after 1918 under the nationalistic pressure, important and senior position continued to occupied by the Europeans, but gradually the Indians came to realize the Indianization of civil services had not in any way transferred effective power to Indian hands. The Indian Europeans of the civil services continued to serve the imperialistic interest of their British masters. ठीक है. अब पढ़ेंगे पुलिस. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. इसको 3 स्टार आप स्टार्टिंग में ही मार्क कर लीजिए. पूरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. सो evolution of police system in the modern India. In pre-colonial India, the government under the Mughal and the native states were autocratic in nature and lacked separate or formal police system. Autocratic थी in nature. ठीक है. pre-colonial पहले तक तो. However, there had been watch guards. However, there had been watch guards since time immemorial, protecting villages at night. Later, under Mughal rule, there were the फौजदार. ठीक है. फौजदार से मुगल रूल के अंदर who helped in maintaining law and order. आमिल who were basically revenue collectors. ये सब पूछ लेते हैं ना, फौजदार कौन है, आमिल कौन है. ठीक है. फौजदार थे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, आमिल थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, बट हैड टू कंटेंड विद द रेबल्स इफ एनी. द कोतवाल्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटीज. Even during the dual rule of Bengal, Bihar, and Odisha between 1765 to 1772, the zamindars were expected to maintain the staff, including the thanedar,
for law and other duties and maintaining peace as well as dealing with crimes and criminals, but very often the zamindars neglected their duties. They are even said to have colluded with dacoits, shared their routes. In 1770 institution of फौजदार एंड अमीज वर abolished. तो 1770 में फौजदार और अमील का इंस्टीट्यूशन को abolish ही कर दिया गया. However 1774 Warren Hastings restored the institution of फौजदार and asked zamindar to assist them in the suppression of dacoits, violence and disorder. 1775 में फौजदार थानास were established in major towns of large district and were assisted by several smaller police stations. ठीक है ना. तो इंपॉर्टेंट है 1770 में फौजदार और अमील को अबॉलिश किया, लेकिन 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको रिस्टोर कर दिया फौजदार सिस्टम को. ठीक है ना. एन अकाउंट ऑफ स्टडी डेवलपमेंट इन पुलिस सिस्टम्स अंडर द ब्रिटिश हैव बीन गिवन बिलो. ठीक है. अब कैसे आया पुलिस सिस्टम, कैसे डेवलप हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो यहाँ पे दिया हुआ है. 1791 में क्या हुआ, कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज रेगुलर पुलिस फोर्स. कॉर्नवालिस ने सबसे पहले पुलिस फोर्स को टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बाय गोइंग बैक एंड टू मॉडर्नाइज द ओल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ थानास circles in this district under the daroga as Indian and a superintendent of police at the head of the district. He relieved the zamindar from their police duties. ठीक है ना. कॉर्नवालिस ने ऐसा किया. ठीक है. अब आया 1880. मेयो ने क्या किया, अपॉइंटेड एन एसपी फॉर ईच डिवीजन. ठीक है ना. हेल्प बाय नंबर ऑफ स्पाइज, है ना, गोइंडाज. ठीक है ना. बट दीज स्पाइज कमिटेड डेप्रिसिएशन ऑफ लोकल पीपल. ठीक है ना. फिर 1814 में बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ दरोगास एंड देयर सबऑर्डिनेट्स वाज अबॉलिश्ड 1814 में इन ऑल द पोजेशंस ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इन बंगाल. फिर बेंटिक ने क्या किया, गवर्नर जनरल 1828 से 1835 पे जो थे, अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. The collector and magistrate was now to head the police force. कलेक्टर या फिर मैजिस्ट्रेट को बेंटिक लेके आया कि भाई आप ही पुलिस फोर्स संभालो in his jurisdiction, and the commissioner in each division was to act as the SP. The commissioner पूरे डिवीजन में जो भी होगा उसको SP बना दिया गया. This basically फिर क्या हुआ कि this arrangement resulted in a badly organized police force, putting a heavy burden on the collector and magistrate. Presidency's towns were the first to have the duty of collectors separated. The recommendation of the Police Commission of 1860, Police Commission की जो recommendation आई, led to the Indian Police Act. Police Commission of 1860 है ना, led to the Indian Police Act of 1861. The commission recommended a system of civil constabulary maintaining the village, setting up in the present form a village watchman maintained by the villages. ठीक है. But in direct relationship with the rest of the constabulary. Inspector General बनाया as the head of the provinces, Deputy Inspector General as the head of the range, and SP as the head of the district. The police gradually succeeded in curbing criminal acts such as dacoits, thugs, etc. But while dealing with the public, the attitude of the police was unsympathetic. The police was also used to suppress the national movement. The British did not create all India police. ठीक है, ये important है. British did not create an all India police. The Police Act of 1861 presented the guidelines for the police setup in the provinces. The rank were uniformly introduced all over the country. 1902 से 03 में क्या हुआ, when Curzon was the governor general, Curzon थे गवर्नर जनरल जब, है ना. द पुलिस कमीशन वॉज सेटअप अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर के अंदर पुलिस कमीशन सेटअप करी गई. कर्जन थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल. रिकमेंडेड सम फार रीचिंग पुलिस रिफॉर्म्स. इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, वो सब मैं जो बता रहा हूँ. द कमीशन सजेस्टेड दैट जूनियर पुलिस ऑफिशियल्स शुड नॉट बी प्रमोटेड टू हाई ऑफिशियल पोजीशंस. ठीक है, प्रमोशन नहीं. एंड दैट सीनियर ऑफिशियल्स शुड बी रिक्रूटेड डायरेक्टली. सीनियर ऑफिशियल्स को डायरेक्टली लेके आओ. It suggested the opening of training schools where constables and officers could be trained, increasing the strength of the police force in all the provinces, allowing the policemen to visit the villages for making inquiries, increasing salary, creating देखिए CID, Criminal Intelligence Department at Center. ठीक है ना. क्या बनाना है, CID, Criminal Intelligence Department, है ना. वैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को आगे चल के बोला गया. ठीक है. Following the recommendation, Department of Criminal Intelligence बनाया गया, was attached to the government of India, and it became a central domestic foreign intelligence agency. Criminal Investigation Department (CID) were set up in all provinces. देखिए CID set up in all provinces of British India. ठीक है. In 1929 the CID was divided into special branches, CID and the crime branch. ठीक है ना. 1929 में इसको डिवाइड कर दिया गया था.
1905 के बीच में बनाया गया था, ठीक है। In the years that followed, the Indian police developed as an agency of the government to help sustain the huge structure of the British Raj. The growing nationalistic movement fighting for self-government in India faced the repressive police of the government, and in this repression, the role of the police was clear. ठीक है, क्योंकि रिप्रेशन तो पुलिस से ही करवा रहे थे ना, लाठी चार्ज वगैरह। इन द प्रोसेस द पुलिस लॉस्ट द एम्पैथी ऑफ द इंडियन मासेस, ठीक है ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, बेसिकली मिलिट्री अंडर द ब्रिटिश, ठीक है। अब ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा बड़ा है, इसको ठीक है हम इसको अगले लेक्चर में भी कर सकते हैं। वेल अभी तक तो हमने पढ़ ही लिया है, तो ठीक है चलिए पढ़ना शुरू कर देते हैं इसको थोड़ा सा। द मिलिट्री वॉज द बैकबोन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया प्रायर टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देयर वर टू सेपरेट सेट्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेज इन द ब्रिटिश रूल विच ऑपरेटेड इन इंडिया। द फर्स्ट सेट ऑफ यूनिट नोन एज क्वींस आर्मी were the serving troops on the Queen's Army were the serving troops on the duty in India. The other was the company's troops, a mixture of European regiment of the Briton and native regiment recruited locally from Indians, but with British officers. The Queen Army was a part of the Crown's military force. क्राउन की मिलिट्री फोर्स थी, दो मिलिट्री फोर्स ऑपरेट करती थी, समझ गए ना आप, एक कंपनी की और एक क्वींस की। After 1857, there was a systematic reorganization of the army as Dufferin warned in December 1888. The British should always remember the lesson which were learned with such terrible experience 30 years ago. To prevent the recurrence of another revolt was the main reason behind the reorganization. Also, the Indian army was to be used to defend the Indian territory of the empire from the other imperialistic powers in the region, Russia, Germany, France, etc. The Indian branch of the army was to be used for expansion in Asia. किस चीज़ के लिए? Expansion in Asia के लिए, expansion in Asia and Africa, while the British section was to be used as an army of occupation, the ultimate guarantee of British hold over India. To begin with, domination of the European branch over the Indian branches was ensured. Domination of किसका था? European branch on the Indian branch, ठीक है ना, European ज़्यादा powerful रहेंगे। The Commission of 1859 and 1879 insisted on the principle of 1/3 white army as against 14% before 1857, ठीक है ना। द कमीशन ऑफ 1859 1879 में रिकमेंड किया गया था ये इंसिस्टेड, मतलब प्रिंसिपल ये लाया गया कि प्रिंसिपल ये रखो कि 1/3 ऑफ द वाइट आर्मी रहेगी। Finally, the proportion of Europeans to Indian was carefully fixed at 1:2 in the Bengal army and 2:5 in the Madras and Bombay armies. Strict European monopolies over the key geographical location and departments such as artillery, tanks, and armed corps was maintained. Even the rifles given to the Indians were of an inferior quality till 1900, and Indians were not allowed in these high-tech departments till the Second World War. No Indians were allowed in the officer's rank. देखिए, no Indians were allowed in the officer rank, and the highest rank an Indian could reach till 1947 was that of a Subedar. Only from 1918 onwards were the Indians allowed in the commissioned ranks. ठीक है ना। 1914 तक तो भाई कुछ नहीं ज़्यादा बढ़ा सकते थे, हायर ऑफिसर्स तो जो भी रहेंगे ब्रिटिशर्स रहेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ओके। As late as 1926, the Indian Sandhurst, देखिए 1926, the Indian Sandhurst Committee was visualizing a 50% Indianization of officer cadre for 1952, लेकिन ये सब of course visualizing था, ठीक है। The Indian branch was reorganized on the basis of the policy and of balance and counterpoise or divide and rule. The 1879 the Army Commission had emphasized next to the grand counterpoise of a sufficient European force comes to counterpoise of native against native, an ideology of martial race and non-martial race, which assumed that the good soldiers could come only from specific communities developed particularly from the late 1880s under Lord Roberts. The commander, ये देखिए good soldiers एक स्पेशल रेस से आएंगे, जैसे बोल देते हैं राजपूत से आएंगे, मुगल से आएंगे बेसिकली। द कमांडर इन चीफ फ्रॉम 1887 टू 1892, ठीक है, कमांडर इन चीफ थे ये लॉर्ड रॉबर्ट्स, ठीक है ना। इट वॉज यूज टू जस्टिफाई अ डिस्क्रिमिनेटरी रिक्रूटमेंट पॉलिसी डायरेक्टेड टूवर्ड्स सिख्स, गुरखास एंड पठान्स who had assisted in the suppression of the revolts and were relatively marginal social groups, therefore less likely to be affected by nationalism. The soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India who had participated in the revolts were declared as non-martial, ठीक है ना, ऐसे समझ गए। Moreover, caste and communal companies
were introduced in all the regiment, and Indian regiments were made a mixture of various socio-ethnic group so as to balance each other. Communal, caste, tribal and regional consciousness was encouraged. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि फिर आगे चल के यही सब बनते हैं सेपरेशन का रीज़न. कम्युनल, कास्ट, ट्राइबल एंड रीजनल कॉन्शियसनेस वाज एनलार्ज्ड टू चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग अमंग सोल्जर्स. चार्ल्स वुड, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन इंडिया, सेड आई विश टू हैव अ डिफरेंट एंड राइवल स्पिरिट इन डिफरेंट रेजिमेंट्स सो दैट सिक्स माइट फायर इनटू हिंदू, गोरखा into either without any scruple in case of need. Finally, the conscious efforts were made to isolate the soldiers from life and thoughts of the rest of the population through measures such as preventing newspaper journals and nationalistic publication from reaching them. On the whole, the British Indian Army remained a costly military machine. राइट, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया. अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी इन ब्रिटिश इंडिया. जुडिशरी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. राइट, सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू.